नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मोदी का मिशन साउथ बीजेपी के लिए पथरीली जमीन पर कमल खिलाने उतरेंगे पीएम। केरल तमिलनाडु को विकास की सौगात। बीजेपी की कमान नितिन नवीन के हाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही पटना में जश्न, संगठन को नई ऊर्जा। शंकराचार्य पद को लेकर बड़ा विवाद, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर वैधानिक प्रक्रिया और राजनीतिक के साजिश का आरोप। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला लागू, बसंत पंचमी पर भौजशाला में पूजा पाठ, राजनीतिक हलकों में तीखी बयानबाजी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा हमला, मोदी और भाजपा पर वोट चोरी का आरोप, लोकतंत्र को खतरे में बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएमके सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोग डीएमके के कुशासन से मुक्ति चाहते हैं और राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना समय की मांग है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि डीएमके सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तमिलनाडु की संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह वह धरती है जिसने संगमकालीन साहित्य, विज्ञान, मंदिर और तकनीकी के माध्यम से भारत की सभ्यता को समृद्ध किया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में तमिलनाडु की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और राज्य के तेजी से विकास से देश भी उतनी ही गति से आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने युवाओं और नारी शक्ति को विकास की धुरी बताते हुए आरोप लगाया कि डीएमके सरकार के कार्यकाल में युवा वर्ग ड्रग्स और ड्रग्स माफिया के चंगुल में फंस रहा है, जिससे माताएं पिता चिंतित हैं और स्कूल कॉलेजों को निशाना बनाए जाने के आरोप भी सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु वो धरती है जिसने भारत की सभ्यता को समृद्ध किया है। संगम कालीन साहित्य, साइंस, टेम्पल, टेक्नोलॉजी, तमिलनाडु ने हमेशा भारत का गौरव बढ़ाया है। आज जब भारत विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, तब तमिलनाडु की बहुत बड़ी भूमिका है। हमें तमिलनाडु को डीएमके की जंजीरों से आजाद कराना ही होगा। तमिलनाडु जितनी जल्दी विकसित होगा, देश भी उतनी ही तेजी से विकसित होगा। विकसित तमिलनाडु बनाने में हमारी युवा शक्ति और नारी शक्ति की बड़ी भूमिका है। लेकिन यहां जो डीएमके सरकार है, उसने हमारे यूथ को ड्रग्स और ड्रग्स माफिया के हवाले कर दिया है। यहां माताएं अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित है। मां बाप अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को बर्बाद होते देख रहे हैं। ड्रग्स माफिया स्कूल और कॉलेजों को टारगेट कर रहे हैं। मधुरत्कम में आयोजित एनडीए की रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु भाजपा के चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने डीएमके सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि डीएमके का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है और यह एक वंशवादी व भ्रष्ट सरकार है। गोयल ने आरोप लगाया कि राज्य में विकास कार्यों को लगातार नजरअंदाज किया गया है और शासन व्यवस्था पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने दावा किया कि तमिलनाडु की जनता भ्रष्टाचार, विकास विरोधी नीतियों और खराब प्रशासन से तंग आ चुकी है और आगामी चुनाव में ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज एक अत्यंत विशेष और पावन अवसर है क्योंकि भगवान स्वामीनारायण की शिक्षापत्री के 200 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पर्व के साक्षी बनने का अवसर मिला है।
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर भी सभी संतों को नमन करते हुए भगवान स्वामीनारायण के करोड़ों अनुयायियों को हार्दिक बधाई दी और उनके आदर्शों व शिक्षाओं को समाज के लिए मार्गदर्शक बताया। हम सब एक विशेष अवसर के साक्षी बन रहे हैं। भगवान स्वामीनारायण की शिक्षा पत्री के 200 साल द्विशताब्दी समारोह का ये अवसर हम सबका सौभाग्य है। इस पावन पर्व के हम सब सहभागी बन रहे हैं। इस पुण्य काल में मैं आप सभी संतों को नमन करता हूं। मैं भगवान स्वामीनारायण के करोड़ों अनुयायियों को द्विशताब्दी महोत्सव की बधाई देता हूं। साथियों, भारत ज्ञान योग के लिए समर्पित रहा है। हजारों साल पुराने वेद हमारे लिए आज भी प्रेरणा है। हमारे ऋषि मुनियों ने तत्कालीन समय के अनुरूप वेदों के प्रकाश में उस समय की व्यवस्थाओं को निरंतर विकसित किया। वेदों से उपनिषद, उपनिषदों से पुराण, श्रुति, स्मृति, कथावाचन, गायन, ऐसे विविध आयामों से हमारी परंपरा सामर्थ्यवान होती रही। हाल ही में सार्वजनिक मंच पर ज्योतिषी पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर विवादित बयान सामने आए हैं। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने दावा किया कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य का दर्जा वैधानिक प्रक्रिया के तहत नहीं मिला है और उनके अनुसार इसके पीछे राजनीतिक साजिश है। बयान में यह भी आरोप लगाया गया कि कांग्रेस से जुड़े कुछ नेताओं की भूमिका के कारण हिंदू समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है। वक्ता ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को धार्मिक पद की बजाय राजनीतिक एजेंडे से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया। हालांकि इन आरोपों को लेकर अब तक न तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से और न ही कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रक्रिया सामने आई है, जबकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि भी नहीं हो सकती। यह मामला फिलहाल धार्मिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने प्रयागराज में शंकराचार्य उनके शिष्यों के साथ हुए व्यवहार मामले को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदू और सनातन होने की बात करते हैं, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर साधु समाज के साथ इस तरह क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साधु समाज को भी अब भाजपा के खिलाफ जाकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि सनातन और हिंदू धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी केवल अपनी राजनीतिक मंशा की पूर्ति करना चाहती है। उनको हिंदू और सनातन से कोई लेना देना नहीं है। और आगे उन्होंने कहा कि राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने प्रयागराज में शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ हुए व्यवहार मामले को लेकर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदू और सनातन होने की बात करते हैं, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर साधु समाज के साथ इस तरह क्यों किया जा रहा है। कितनी वशीभूत हो गई है जब साधु संतों को भी बकस नहीं रही है। पर्व स्नान के लिए गए शंकराचार्य को जिस तरह से उनके शिष्यों पर लाठी मारी गई, चोटें पकड़े गए, घसीटे गए, इस देश में इन चीजों को आवाम बर्दाश्त नहीं करती है। और अगर शंकराचार्य इन पर आरोप लगाए, इनके अधिकारी पे आरोप लगाए, तब इन्हीं से प्रमाण पत्र खोज रहा है कि अब शंकराचार्य हो कि नहीं हो। इस देश में जब भी कोई सवाल करता है भारतीय जनता पार्टी से, तो प्रमाण खोजते भाजपा। क्या आप राष्ट्रभक्त हो कि नहीं हो, देश के हो कि नहीं हो, हिंदू हो कि नहीं हो। सनातन और हिंदू विरोधी आचरण भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुट-कुट करके भरा है। वो दिखावे के लिए, जय श्री राम के नारे इनके दिखावे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी नारा लगाता है
कि अपने साथी को लाल सलाम तो समझ में आता है, अब तो नरेंद्र मोदी जी को जय श्री राम और अमित शाह जी को जय श्री राम। अरे साधु संतों को अपमानित करके कौन से सनातन विचार को स्थापित करना चाहती है भाजपा? हम तो पूरे देश भर के साधु संतों से कहना चाहते हैं कि भाई सनातन विचार, सनातन कर्तव्य, सनातन आचरण की स्थापना के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपको आना पड़ेगा, वरना सनातन धर्मों को वो समाप्त कर देंगे। इनके जो भाड़े के टट्टू होंगे वही सनातनी कहलाएंगे। अब भाई हमारे जो पीठ हैं शंकराचार्य के, अब वो भी अगर इस देश में महफूज नहीं है, वह भी अपमानित होते हैं, तो सवाल तो खड़ा होगा। और शंकराचार्य जी ने अगर कहा योगी आदित्यनाथ जी को अकबर, हुमायूं से लेकर के बाबर तक, औरंगजेब तक की बात अगर कर दी उनके बारे में, तो हमें लगता है कोई गलत नहीं है। वो सन्यासी बैरागी हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति साधु संतों पर प्रहार करता हो, अपमानित करता हो, पर्व स्नान पर क्यों रोक रहे हो भाई? अब सनातन विचार आपके हैं, आपके अंदर रावण की विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर राम की विचारधारा नहीं है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बसंत पंचमी के अवसर पर आज भोजशाला में पूजा पाठ संपन्न हुआ। खास बात यह रही कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक दिन पहले ही आया और उसे तुरंत लागू कर दिया गया। इसे लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। भाजपा समर्थकों का कहना है कि ऐसे फैसलों का त्वरित क्रियान्वयन भाजपा शासित राज्यों में ही संभव है। वहीं विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है कि हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दीपम के पक्ष में आए फैसले को अब तक पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज है और इसे लेकर सरकारों की नीयत और कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड मुख्यालय के नए भवन का शिलान्यास करते हुए बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने नीट छात्रा मौत मामले और विपक्षी नेताओं पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया स्पष्ट है, न दोषियों को बख्शा जाता है और न ही निर्दोषियों को फंसाया जाता है। नीट मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है और जो भी रिपोर्ट एसआईटी पेश करेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। सांसद ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि चाहे वह अपनी पार्टी की कमान संभाले या कुछ भी करे, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि संकट के समय वह अक्सर विदेश भ्रमण पर रहते हैं। वहीं राहुल गांधी और उनके परिवार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि कांग्रेस का अगला नेतृत्व परिवार के ही हाथों में रहेगा। कमान लेकर के फिर कहीं कंबोडिया चले जाएं या जापान चले जाएं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जब भी बिहार में संकट आया, मुझे याद है 2017 में बाढ़ आया था, तब वह बिहार से गायब थे। कोरोना के समय 10 महीने पूरे तौर पे बिहार से गायब थे। चुनाव से पहले जो दौड़ रहे थे इधर उधर, चुनाव समाप्त हुआ फिर गायब हो गए। तो वो अपना गायब होने की उनकी विशेष क्षमता और शक्ति है। सब शपथ लेके फिर गायब हो जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व नेता हेमंत शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये परिवार में ये पार्टी का हेडेक है। परिवार में कुछ भी ठीक चले नहीं चले, ये तो सबको पता है कि 100 साल बाद भी इन्हीं की चौथी या पांचवी पीढ़ी कांग्रेस की अध्यक्ष रहेगी। और कांग्रेस के जितने सदस्य हैं उनका एक ही काम है, एक परिवार की चाटुकाटी। जननायक व भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर की कल जयंती है, लेकिन उनके जयंती की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भव्य जयंती मनाने को लेकर तैयारियां की गई। बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी एक सामाजिक योद्धा थे। पिछड़ा और अति पिछड़ा को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पिछड़ा और अति पिछड़ा को सामाजिक न्याय मिले, इसके लिए लड़ाई भी लड़ा करते थे और उन्होंने सामाजिक क्रांति लाने का काम किया था। कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोगों ने सम्मान दिया है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत रत्न की उपाधि दी है। भारत रत्न आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म जयंती के पूर्व संध्या पर आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कर्पूरी ठाकुर जी एक सामाजिक पुरोधा थे, एक वैचारिक क्रांति थे और पिछड़ा अति पिछड़ा के
को समाज से मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनको सामाजिक न्याय मिले और इसकी सामाजिक क्रांति लाने का उन्होंने काम किया था। कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोगों ने सम्मान दिया। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भारत रत्न की उपाधि दी। कर्पूरी ठाकुर जी ने जिस तरह समाज में पिछड़ों को आरक्षण और उनके सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया, समाज कभी भी उनके इस वैचारिक क्रांति को भूल नहीं सकता है और आज हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस पर सवाल करने वाले लोग राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। कोई भी सुरक्षा देने के लिए प्रदेश में सुरक्षा समिति होती है जो इस बात का विचार करती है कि किनको कितना थ्रेट है और किनको कितना सुरक्षा देने की आवश्यकता है। इसीलिए अगर किसी को कोई थ्रेट है तो सुरक्षा समिति के पास अपना आवेदन दे और उसको सुरक्षा मिलेगा। किसी का सुरक्षा न कटौती होता है न सुरक्षा बढ़ाया जाता है। अगर किन्हीं को लगता है कि उनके ऊपर खतरा है तो आवेदन दीजिए, तो उस पर विचार होगा। भारत सरकार के वर्ष 2027 तक फाइलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य को लेकर आज से बिहार में सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम यानी एमडीए का मेगा अभियान शुरू हो गया है। अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ आज पटना के शास्त्री नगर स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जिला प्रशासन के प्रतिनिधि, स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों से लोगों को सुरक्षित करना है। राज्य में यह अभियान 10 फरवरी से 2026 से लेकर 27 फरवरी 2026 तक चलाया जाएगा, जिसके तहत आम लोगों को फाइलेरिया रोधी दवाई खिलाई जाएगी। पूरे देश में और पूरे बिहार राज्य में फाइलेरिया मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है और लक्ष्य ये रखा गया है कि 2027 तक पूरे देश को और बिहार को भी फाइलेरिया मुक्त बनाना है। और फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए जो समाज में जागरूकता आनी चाहिए वो जागरूकता लाने का भी हम काम कर रहे हैं। और जिन दवाइयों का सेवन लोगों को करना होता है उन दवाइयों का भी सामूहिक रूप से अभियान चला के अपने कार्यकर्ताओं के सामने, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के सामने, चिकित्सकों के सामने, नर्सेज के सामने, अन्य विभिन्न विभाग के जो सहयोगी लोग हैं उनके सामने दवाइयां खिलवा कर लोगों को फाइलेरिया से बचाने का काम बिहार सरकार लगातार कई वर्षों से कर रही है। और अब हम फाइलेरिया उन्मूलन। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अपने सपनों के प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के संचालन में बड़ा बदलाव किया है। कानूनी परेशानियों और जेल यात्राओं के बीच आजम खान ने अपनी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ ट्रस्ट के सभी पदों से आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया। ट्रस्ट के सुचारू संचालन के लिए अब एक नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया है, जिसमें आजम खान की बहन निकहत अखलाक को अध्यक्ष बनाया गया। उनके बड़े बेटे मोहम्मद अदीब आजम को ट्रस्ट का सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि मुश्ताक अहमद सिद्दीकी को उपाध्यक्ष, सपा विधायक नसीर अहमद खान को संयुक्त सचिव और जावेद उर रहमान खान को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। और बताया जा रहा है कि इस कदम के पीछे आजम खान और उनके परिवार पर कानूनी शिकंजे का दबाव है, क्योंकि जौहर ट्रस्ट पर किसानों की जमीन कब्जाने समेत 30 से अधिक गंभीर मुकदमे चल रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम के जेल में होने के कारण ट्रस्ट और उससे जुड़े शैक्षणिक संस्थानों जौहर यूनिवर्सिटी और रामपुर पब्लिक स्कूल के कामकाज में काफी दिक्कतें आ रही हैं। इस फेरबदल को आजम खान की रणनीतिक चाल के रूप में भी देखा जा रहा है, ताकि उनके परिवार की गैर मौजूदगी में भी ट्रस्ट और उससे जुड़े प्रोजेक्ट का संचालन कानूनी बाधाओं के बिना जारी रह सके। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ नगर परिषद में हुए झगड़े यानी मारपीट के मामले में आज बड़ा अपडेट सामने आया है।
इस मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री भारत गोगवाले के पुत्र विकास गोगवाले के समेत आज 7 आरोपी आज महाड़ शहर पुलिस थाने में पेश हुए। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद से विकास गोगावले और अन्य आरोपी कई दिनों से फरार थे, जिसके चलते पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे थे। इस पूरे मामले को लेकर मुंबई हाई कोर्ट ने रायगढ़ पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी और साफ तौर पर पूछा था कि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच मंत्री भरत गोगावले ने बयान देते हुए कहा कि अगर उनके पुत्र को अग्रिम जमानत नहीं मिलती है तो वे खुद उसे पुलिस के सामने पेश करेंगे। आज उसी बयान के बाद कार्रवाई सामने आई है और बताया जा रहा है कि महाड़ शहर पुलिस ने विकास गोगावले सहित कुल 7 आरोपियों को हिरासत में लिया है। मुंबई के वाडाला इलाके से ऑनलाइन सर्विस ऐप अर्बन कंपनी से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मसाज की बुकिंग रद्द करने पर एक महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। स्थानीय पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 46 वर्षीय पीड़िता वडाला ने अपने बेटे के साथ रहती है। महिला ने फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ के चलते अर्बन कंपनी ऐप के जरिए मसाज सर्विस बुक की थी। तय समय पर महिला थेरेपिस्ट उनके घर पहुंची, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि थेरेपिस्ट के व्यवहार और साथ लगाए गए बड़े मसाज बेड को देखकर वह असहज हो गई और उन्होंने सेशन कैंसिल कर दिया। बुकिंग रद्द होते ही कथित तौर पर थेरेपिस्ट नाराज हो गई और दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि गाली गलौज के बाद हाथापाई तक बात पहुंच गई। पीड़िता का दावा है कि थेरेपिस्ट ने उनके बाल खींचे, चेहरे पर मुक्के मारे, शरीर पर खरोंचे डाली और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। बीच बचाव करने आए बेटे के साथ भी धक्का मुक्की की गई और बताया जा रहा है कि घटना के दौरान महिला ने तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 100 पर कॉल किया। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी थेरेपिस्ट वहां से जा चुकी थी। तो ये थी अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।